एक कहावत तो आप सभी लोगों ने सुनी ही होगी कि किसी भी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एकमात्र छोटा तिनका ही काफ़ी होता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के तौर पे देखें तो चींटी जो होती है बहुत ही छोटी होती है हम सभी मनुष्यों के नज़रों में, लेकिन जब वो किसी हाथी की सूंड में बैठ जाती है तो उस हाथी के भी प्राण संकट में आ जाते हैं। तो इन दो उदाहरण के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, आपकी नज़रों में जो चींटी है भले ही बिल्कुल छोटी होगी लेकिन वो एक बड़े से बड़े हाथी को भी परास्त कर सकती है। इसलिए हर चीज़ जो छोटी दिखती है जरूरी नहीं कि वो छोटी ही हो, उसका भी एक अनंत समंदर के समान अस्तित्व हो सकता है। ठीक है, तो इन दो उदाहरण के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ अगर आपको छोटी दिखती है तो जरूरी नहीं वास्तविक में वो छोटी हो। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला है और ये मैथमेटिकल रिजल्ट केवल और केवल 2 लाइन में लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैथमेटिकल रिजल्ट तो 1-2 लाइन में होते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं आपसे बोलूं ये जो मैथमेटिकल रिजल्ट यानी कि जो हमने अपना स्टेटमेंट दिया है तो इसको हम बोलेंगे थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है ये किसी बुक के बियॉन्ड है, यानी कि ये बुक के अंदर नहीं लिखा जा सकता, इतना बड़ा इसका प्रूफ है। तो आप बिल्कुल ही स्टार्टल्ड हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसी कौन सी मैथमेटिक्स की थ्योरम है जिसको एक बुक के अंदर लिखना ही पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, कौन सा स्टेटमेंट है, हम भी जानना चाहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में अराइज होने लगे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही आज की वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। एक मैथमेटिशियन थे पियरे डे फर्मेट, तो पियरे डे फर्मेट का ही एक स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट को, उसी थ्योरम को आज हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, आज हम वीडियो किस पर बनाने वाले हैं, फर्मेट की एक थ्योरम पे। ठीक है, तो ये फर्मेट जो थे हमारे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इनका पूरा नाम था पियरे डे फर्मेट। और पियरे डे फर्मेट मैथमेटिशियन के अलावा बहुत ही रिनाउंडिंग एक लॉयर भी थे। ठीक है, तो ये 7 पेशे से हमारे क्या थे, एक लॉयर थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स की ब्रांच में काफी ज्यादा। आपने फर्मेट के बारे में सुना भी होगा काफी, फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, फर्मेट्स लास्ट थ्योरम। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्मेट ने बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट पे अपनी लाइफ में जो थ्योरम दी थी, ठीक है, लास्ट टाइम जो थ्योरम दी थी उसका नाम है फर्मेट्स लास्ट थ्योरम। तो फर्मेट्स लास्ट थ्योरम के बारे में जानने वाले हैं कि फर्मेट ने लास्ट में जाते जाते ऐसी कौन सी थ्योरम दे दी जिसको सॉल्व करने के लिए 350 साल से ज़्यादा का समय लग गया। जी हाँ, 350 साल से ज़्यादा का समय लगा। ठीक है, तो ये बात थी 1637 की। नोट कर लीजिएगा, ये बात कब की थी, 1637। 1637 के अंदर फर्मेट ने अपनी लास्ट थ्योरम दी थी। और ये लास्ट थ्योरम क्या बोलती है, चलिए एक बार हम उसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि हमारे पास एक इक्वेशन दिखती है x + y = z। ये देखिए LHS और RHS अगर हम गौर से देखेंगे तो इनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, लीनियर पावर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एक हमने यहाँ पर लिख दी। आपसे बोला जाए x, y, z की इंटीग्रल वैल्यूज बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सपोज दैट आप बोलेंगे 1 + 2 = 3, ठीक है, 1 + 4 = 5। ठीक है, आप x की वैल्यू 2 ले लीजिए, y की वैल्यू 5 ले लीजिए, तो यहाँ पर 7, ठीक है, z की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर x, y, z को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स को ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इन्फिनाइट टर्म्स ले सकते हैं, x, y, z की इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। आप x, y की कोई भी 2 वैल्यू लीजिए, आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा केस। सेकंड केस में इन्होंने बोला कि अगर आप x² + y² = z², ये एक इक्वेशन लिखी है और इस इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन बताने x, y, z के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो कितने ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो आप कहेंगे
कि ये इक्वेशन कुछ पाइथागोरस थ्योरम की तरह में दिखती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस ने क्या बोला था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बाय द वे ये इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा, बौधाइन जो मैथमेटिशियन थे उनके द्वारा ये यहाँ पर थ्योरम दी गई थी, उन्होंने अपने एक बौधाइन सुलभ सूत्र से यहाँ पर ना जाना जाता है, उसके अंदर ये थ्योरम हमारी दी थी, लेकिन ये बाद में हमारे जो पाइथागोरस थे उनके नाम पर ये क्रेडिट चला गया था। इसको हम आजकल पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम टाइप का एक इक्वेशन यहाँ पर लिखा है। अब आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपल्स। तो पाइथागोरस ट्रिपल्स कितने पॉसिबल ले लें, और बाई की वैल्यू अगर 4 ले लें तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। देखिए ये भी यहाँ पर सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स की वैल्यू 3, बाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 5 ले लें तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड का हमने एक सोल्यूशन निकाल लिया। इसी तरीके से पाइथागोरस ट्रिपल कितने, इनफाइनाइट टाइम इनफाइनाइट पाइथागोरस ट्रिपल्स आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन के भी कितने सोल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एक्स बाई जेड। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमने देखा था फर्स्ट केस में पावर कितनी थी, लीनियर चल रही थी 1 1 1, यहाँ पर पावर कितनी चल रही 2 2 2 2। ठीक है, चलिए थर्ड केस की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में अगर हम बात करेंगे, अब पावर हमने एक और बढ़ा दी, एक्स क्यूब बाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब, इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए और आप क्या बता सकते हैं, एक सेकंड वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। आप पूरा दिन लगा दीजिए इस इक्वेशन में, नंबर्स पुट करते जाइए होल नंबर्स, और देखिए क्या कोई भी होल नंबर आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, तो लास्ट में आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। आप कहेंगे एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें हम एक्स बाई जेड की कोई भी होल नंबर वैल्यू लें और जो इस इक्वेशन में रखने पर हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। इसके कितने सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। चलिए बात करते हैं, एक और पावर बढ़ा दें, x की पावर 4 कर दें, y की पावर 4 कर दें और z की पावर 4 कर दें, क्या इसके सोल्यूशन मिलेंगे? तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं 1 मिनट के लिए, क्या इसका कोई भी यहाँ पर सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, इसका भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने पावर 1 ली थी तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे थे, पावर 2 ली तब भी हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे थे, लेकिन जैसे हम 2 के ऊपर बढ़े, यानी कि पावर 2 से इंक्रीज हुई 3 पे पहुंचे, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। यानी कि अभी एक समय पर हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहे थे बिल्कुल एक पावर लेस पे, लेकिन जैसे ही एक पावर हमने बढ़ा दी हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। एक्स की पावर 4 कर दी, एक भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। यानी कि अब आप बढ़ते चले जाइए, आप 2 से ऊपर बढ़ेंगे, जैसे ही यहाँ पर पावर 2 से इंक्रीज करेंगे उस केस में आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आप ले सकते हैं x की पावर n प्लस y की पावर n इज इक्वल टू z की पावर n, जहाँ पर n की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी कि पावर 2 से बड़ी है तो यहाँ पर एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर x बाई जेड की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ले लीजिए, ऐसी कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जो x की पावर n प्लस y की पावर n इजिकल टू जेड की पावर n, जहाँ पर n की वैल्यू 2 से बड़ी है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यही फॉर्मेट की लास्ट थ्योरम थी, और ये लास्ट थ्योरम इन्होंने कहाँ लिखी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या कर रहे थे, एक अरिथमेटिका नाम की बुक है, ठीक है, इसको पढ़ रहे थे। इसके ऑथमेटिका बाय डायोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, तो ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे डायोफेंटस, तो इनकी बुक थी अरिथमेटिका, और जिसको ये हमारे फॉर्मेट जो थे फॉर्मेट इस बुक को पढ़ रहे थे। तो इसी बुक के पेज पे इन्होंने लिखा कि हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है।
और इसका प्रूफ इतना बड़ा है कि जो अरिथमेटिका बुक है इसका मार्जिन कम पड़ जाएगा। तो इन्होंने बोला था इनडायरेक्टली कि ये जो बुक है जितनी इसकी थिकनेस है, जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये सारे पेजेस कम पड़ जाएंगे अगर मैं इसका प्रूफ लिखने बैठ जाऊं। तो आपको दिख रहा होगा ये केवल एक लाइन की थ्योरम है, ठीक है, एक लाइन की थ्योरम है, लेकिन इसका प्रूफ एक बुक के भी बियॉन्ड है। और साथ में फर्मेंट ने ये भी बोला था कि इस थ्योरम का प्रूफ हमारे पास पूरा है, लेकिन ये थ्योरम किसी बुक के अंदर नहीं लिखी जा सकती। तो ये बहुत बड़ी एक गुत्थी हो गई थी जो सुलझ ही नहीं रही थी। वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे वो सोचते थे कि अगर फर्मेंट के पास इसका प्रूफ है तो वो लिख क्यों नहीं रहे, हमें लिख के क्यों नहीं बता रहे। तो फर्मेंट ने एक्सक्यूज दे दिया कि इसका प्रूफ इतना बड़ा है कि एक बुक के अंदर लिखा ही नहीं जा सकता। बाद में क्या हुआ, फर्मेंट तो भाई डेड हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके मृत्यु के बाद ये क्वेश्चन बना रहा, 100 साल गुजर गए, 200 साल गुजर गए, 300 साल गुजर गए, इस थ्योरम को कभी प्रूफ ही नहीं मिला। बस ये प्रूफ ऐसे ही इस थ्योरम चलती रही, मतलब ये थ्योरम बिना प्रूफ के चलती रही। आप सोच सकते हैं इसका कोई प्रूफ भी नहीं। लेकिन जब मैथमेटिशियन ने यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखी तो उनको भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो उन्होंने बोला भाई जो फर्मेट बोल के गए थे बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रूफ भी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में थ्योरम क्या होती है, थ्योरम भाई एक स्टेटमेंट होता है जिसका आपके पास वेल डिफाइंड प्रूफ होता है। लेकिन ये थ्योरम 300 साल से भी ज़्यादा तक बिना प्रूफ के रन करती रही। अब आपके मन में बहुत बड़ा डाउट होगा कि इस थ्योरम का प्रूफ आखिरकार दिया किसने। तो इस थ्योरम का प्रूफ जो था 350 साल के बाद यहाँ पर दिया गया। और 350 साल के बाद वो कौन व्यक्ति था, वो कौन मैथमेटिशियन था जिसने इस थ्योरम पे रिसर्च की और इसका प्रूफ निकाला। तो उनका नाम था सर एंड्रयू वाइल्स, ठीक है। तो सर एंड्रयू वाइल्स क्या था, एक बार अपने स्कूल में बैठे थे तो उनके पास एक बुक थी, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठे थे, पढ़ रहे थे बुक। तो बुक का नाम था द लास्ट प्रॉब्लम बाई E.T. वेल्स, ठीक है, E.T. वेल्स ऑथर का नाम है और बुक का नाम क्या है, द लास्ट प्रॉब्लम। अब जो द लास्ट प्रॉब्लम बुक थी वो फर्मेट्स लास्ट थ्योरम के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। तो उन्होंने जब पढ़ा उनको पता लगा कि इस वर्ल्ड में एक ऐसी थ्योरम एग्जिस्ट करती है जो फर्मेट ने दी, जो उनकी अंतिम थ्योरम थी और उसका कोई प्रूफ नहीं है। उनके पास प्रूफ था लेकिन वो प्रूफ इतना बड़ा था कि बुक के अंदर भी नहीं लिखा जा सकता था। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया इस थ्योरम के अंदर। तो वो जब बुक पढ़ रहे थे वो 10 साल के थे। तो आप सोच सकते हैं 10 साल की उम्र में उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तब से उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया इस थ्योरम के ऊपर, ठीक है। बाद में आते आते 1993, ठीक है, फिर क्या देखो ये डेट क्या थी जब हमारे पास फर्मेट ने थ्योरम दी थी। अब बात करते हैं 1993, ठीक है, अगली डेट याद कीजिए। 1993 में सर एंड्रयू वाइल्स ने फाइनली इस थ्योरम का प्रूफ निकाल लिया, ठीक है। तो बाद में क्या इनका काफ़ी सारा नाम हुआ सर एंड्रयू वाइल्स का, ठीक है। न्यूज़ में भी खबरें छपेंगी फर्मेट्स के लास्ट थ्योरम जो थी उसका प्रूफ फाइनली यहाँ पर सर एंड्रयू वाइल्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बाद में जब सारे मैथमेटिशियंस ने इस थ्योरम को रिकॉग्नाइज किया, बाद में थॉरली इस थ्योरम को पढ़ा, तो उनको कुछ एरर यहाँ पर दिखी इस थ्योरम के प्रूफ के अंदर। तो उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दी इसका प्रूफ, यानी कि सर एंड्रयू वाइल्स का जो प्रूफ दिया गया था वो डिस्कार्ड कर दिया गया। अगर कोई भी मैथमेटिशियन हो वो बोले कि हमने इस थ्योरम का प्रूफ दिया है, ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उस थ्योरम के प्रूफ को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, बाद में पता लगे कि आप जो मैथमेटिशियन थे उनका ये प्रूफ में एरर निकल आया, तो कितनी यहाँ पर बहुत बड़ी एक तरह की इंसल्ट होती है, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पर सैड मोमेंट था सर एंड्रयू वाइल्स के लिए, क्योंकि उनका प्रूफ जो था गलत साबित कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे प्रूफ तो दिया लेकिन ये तो गलत हो गया, तो फिर प्रूफ फाइनली दिया किसने, ये प्रूफ सर एंड्रयू वाइल्स ने ही दिया। लेकिन क्या था, बाद में 2 साल के बाद, उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया, 2 साल के बाद उनका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था रिचर्ड टेलर, ठीक है। तो रिचर्ड टेलर के साथ 1995 में फाइनली इस थ्योरम का प्रूफ उन्होंने दिया और वो थ्योरम बिल्कुल करेक्ट हो गए। बाद में उस थ्योरम को रिकॉग्नाइज कर लिया गया और उस थ्योरम के प्रूफ को करेक्ट मान लिया गया। अराउंड 150 to 200 पेजेस में ये थ्योरम वहाँ पर इन लोगों ने दी थी, ठीक है, सर एंड्रयू वाइल्स और टेलर, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर 1995 में इस थ्योरम का प्रूफ दिया। तो अराउंड अगर आप देखें 358 ईयर्स, 358 साल के बाद इस थ्योरम का प्रूफ मिला।
तो आप सोच सकते हैं फर्मेट ने 358 साल पहले ही ये बता दिया था, और इसकी खोज कब कर पाई है? 358 साल बाद मैथमेटिशियंस ने इसकी खोज कर पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि फर्मेट के पास क्या सच में उस टाइम पे इसका प्रूफ था, या खाली उन्होंने कह दिया कि प्रूफ है, या झूठ बोले, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन उनके पास इसका प्रूफ जरूर था, क्योंकि प्रूफ अगर नहीं होता तो इतना समय इस थ्योरम को प्रूव करने में नहीं लगता। तो आप सोच सकते हैं एक मनुष्य यानी कि जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक थ्योरम को प्रूव करने में अगर 358 साल लग रहे हैं, तो फिर जो साइंटिस्ट गॉड पे उंगली उठाते हैं, गॉड पे उंगली रेज करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस पे उंगली उठाते हैं, और जबकि ये पूरी प्रकृति भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। तो जो भगवान के द्वारा नेचर है, जो प्रकृति है, जो बनाई गई उनके द्वारा, जो उनके द्वारा जीव जंतु बनाए गए, बहुत से जीव जंतु प्राणी ऐसे भी हैं जो अभी तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाई है। तो आप सोच सकते हैं अगर एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया थ्योरम को खोजने में अगर 358 साल लग रहे हैं, तो भगवान के द्वारा जो इस प्रकृति को बनाया गया है उसको पूर्ण तरह से जानने के लिए व्यक्ति को कितना समय लगेगा। लेकिन क्या है, साइंटिस्ट जो हैं आज के, वो फिर भी बोलते हैं कि देखिए ये गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, गॉड पे हम बिलीव नहीं करते हैं, हम तो अथीस्ट हैं, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, चमत्कार कुछ नहीं होता है। लेकिन आपने रिसेंट में बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी भी होंगी कि जो साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, वो धीरे धीरे गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव भी करने लगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, तुम गॉड पे उंगली कैसे रेस कर सकते हो? तुम खुद के द्वारा जो बनाई गई है वो चीज़ को सॉल्व करने में 300-400 साल लगा रहे हो। तुम भगवान के जो द्वारा जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड की रचना की है, तुम उस पर ही उंगली उठा रहे हो बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। तो ये तो मूर्खता है, वैसे मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं। सभी लोगों को कैसी लगी आज की फर्मेट्स लास्ट थ्योरम? तो इन्होंने एक और थ्योरम दी, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, जिसको हम अगले पार्ट में जानेंगे फर्मेट की लिटिल थ्योरम क्या थी। वैसे तो नाम से तो आपको बहुत ही छोटी लग रही होगी, लेकिन वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसे लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।